हमारे घर के ऊपर एक बूढ़ा बंदर ऐसे बैठता है मानो जैसे कोई दूर का रिश्तेदार हो। जहां आमतौर पर बंदर बड़ा उधम मचाते हैं, ये बंदर किसी को भी तकलीफ देने की इच्छा नहीं रखता। उसका ठिकाना या तो हमारी या फिर बगल वाले पड़ोसी की छत होती है। सुबह सबसे पहले आएगा और शाम को सबसे आखिर में जाएगा। पर बाकी बंदरों की मौजूदगी में दिखाई पड़ जाए, यह बात मुमकिन नहीं। बाकी बंदरों से उम्र में ज्यादा होने के कारण ना तो बच्चों जितनी फुर्ती और ना ही बड़ों जितनी चुस्ती इसके दिल और दिमाग में अब है। अपनी सदी के बंदरों का एक लौता चिराग अब इन नए बंदरों के साथ ढंग से घुल मिल नहीं पाता। ऊपर से वन विभाग ने हिमाचल या तो फिर यूपी के बंदरों को यहाँ छोड़ दिया, जिनमें ना तो सब्र और ना ही सभ्यता का कोई नामो निशान है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने इस बंदर को पहली बार देखा था। वो सुबह जब मैं घर वालों से थोड़ा पहले उठ गया था। थोड़ा सा दूध बचा था, सो अपने लिए एक कप चाय बना ली थी मैंने। तभी अचानक बाहर कुछ बंदरों के लड़ने की आवाज़ सुनाई दी मुझे। छत पर डंडा लेकर गया था इन सभी बंदरों को भगाने के लिए, पर वहां पर मुझे ये बुढ़ा पानी की टंकी के पीछे छुपा हुआ मिला। कभी कभार हम तरस खाकर उसे फल या रोटी दे देते हैं, पर अक्सर एक बात का डर भी रहता है कि कहीं खाने के चक्कर में बंदर हमारे आंगन में पसर करना बैठ जाए। बूढ़ा होने के साथ साथ लंगड़ा भी है और बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उसे इधर से उधर जाने में। ये भी तो है ना कि कभी टांगों के साथ साथ नब्जों ने भी साथ देना बंद कर दिया तो मेरे घर वालों के लिए तो बड़ा फजीता हो जाएगा। ऊपर से वो मुझे कोसेंगे कि क्यों इसे सर पे चढ़ा रखा है मैंने। हाँ, पर इतना तो है कि जब इसे हमारे यहाँ से खाने को नहीं मिलता, तब ये पड़ोसी के खेत में जाकर या तो भुट्टे या फिर आलू और टमाटर, और अगर कुछ ना भी मिले तो कोई से भी हरे भरे पत्ते उठा के खा लेता है। इस चक्कर में कभी कभार इसकी झड़प या तो उन अन्य बंदरों से हो जाती है जो इसको दुत्कारते हैं, या फिर हमारे पड़ोसी से जो बंदूक निकालकर इसके पीछे भागते हैं। आमतौर पर किस्मत इतनी सही रहती है कि बच जाता है, वरना कभी कभार शरीर पर बची कुची पुरानी खाल के बीच ताज़े जख्म भी देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो मैं इन बंदरों से दूरी बनाकर ही रखता हूँ, पर एक ऐसा समय भी होता था जब इन बंदरों के पास जाना तो क्या, इनको डराने में भी मैं नहीं डरता था। जहाँ भी मिल गए इनके पीछे भागने लगता था। पर तब मैं छोटा हुआ करता था, और छोटेपन में जितनी कम अक्ल उतनी ही ज़्यादा आप में हिम्मत होती है। फिर धीरे धीरे साल निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब चीज़ें उल्टी हो जाती है। अकल चाहे कितनी भी ज़्यादा बढ़ जाए, हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगती है। आज मुझे कोई शौक़ नहीं है इनसे कटवाने का और फिर इंजेक्शन्स और डॉक्टर्स के खर्चे उठाने का। बजट बिगाड़ने से अच्छा तो दूरी बनाना है। पर न जाने कि मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि ये बूढ़ा बंदर मेरे भी पास नहीं बैठना चाहता। हो सकता है अपने लड़कपन में इसमें भी बड़ी हिम्मत और छोटी अकल होगी, और उम्र के साथ साथ अब दोनों चीज़ों ने पलटी मार ली होगी। क्योंकि आज मैं अपनी छत पर विराजमान हूँ, ये बंदर मेरे पड़ोसी की छत पर विश्राम कर रहा है। कभी वो मुझे तो कभी मैं उसे एक पल के लिए देख लेता हूँ, और फिर हम दोनों एक दूसरे को अनदेखा करने का बहाना करते हैं। आज उसकी भी किस्मत अच्छी है कि पड़ोसी अपनी बंदूक लेकर बंदरों के पीछे नहीं भाग रहा, और मैं भी खुद को बड़ा खुश नसीब मानता हूँ कि माहौल में शांति छाई है, जिसकी बदौलत मैं अपनी इस बात को आराम से लिखकर पूरा कर सकता हूँ। बड़ा अजीब इत्तेफाक है ना कि हम दोनों अपने जीवन में कितना पिछड़ा हुआ सा महसूस करते हैं। काश मेरी तरह उसकी भी जुबान होती तो साथ बैठकर हम दोनों खूब गप्पे लड़ाते। वो अपने किस्से मुझे गिनवाता और मैं अपनी कहानियाँ उसे सुनाता। खैर, ये तो मुमकिन नहीं, पर साथ बैठकर यूं धूप सेकने में भी कोई बुराई नहीं है। अचानक मैंने अपने कॉपी से नज़र उठाई। ऐसा लगा वो बंदर अभी मेरे करीब आकर बैठ गया।
हो सकता है शायद मुझसे कुछ कहना चाहता हो, पर जब आंखें इर्द गिर्द घूमी वो कहीं भी नजर नहीं आया। शायद वो अपने ज़माने के साथ ही लुप्त हो गया। ये आवाज़ जो मुझे सुनाई दे रही थी वो तो आज के बंदरों की थी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आई बिलीव 2 हफ्ते हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते, जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी। एंड बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम इरेगुलर, मैं नहीं चाहता कि मैं इरेगुलर बनूं, मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। और ऑब्वियसली अभी भी मैं एक कविता ही डालूँगा, बट आई डू हैव अदर प्लान्स। मेरे पास और अलग अलग प्लान है इस चैनल के लिए, बट अभी वही है कि अगले महीने मेरे एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए इतना टाइम नहीं मिल पाता वीडियोस के बारे में सोचने का। हैविंग सेड दैट, आई स्टिल ट्राई टू बी एज रेगुलर एज आई कैन बी, तो एंड आई होप कि मैं उसमें सक्सीड करूं। तो अभी भी ये कविता सुनाऊंगा मैं आपको। और इस कविता के पीछे मेरे पास कोई इतना बड़ा कोई कॉन्टेक्स्ट वैसे कुछ है नहीं, ना कोई बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है जो मेरे पास आई होप अक्सर होती है। ये कविता प्योर ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जो मैंने बाहर एक दिन की थी देखते हुए। खाली कुछ करने को था नहीं, बाहर ऐसी देख रहा था, तो मैंने सड़क को देखा, टूटी फूटी थी मेरे घर के बाहर, तो उस पर कुछ ख्याल आए और उसी के बारे में ये कविता है। इस कविता का शीर्षक है गड्ढे। आज बात करूंगा उन गड्ढों के बारे में जो तैनात है बनाए डेरा, मेरे घर के बाहर उन सड़कों पर जो ढोती है बोझा अस्त व्यस्त जिंदगी के हर बंदोबस्त की। कौन सी सदी में पैदा हुई ये राहें ना मालूम हमें, ना मालूम किस उम्र में आ निकले इसके ज़ख्म। कितने साल और बचे हैं इसके बुनियाद के, कब आएगा वो दिन तोड़ेगी जब ये अपना दम। गुनगुनाते ऐलान किया घर के माली ने, खोल के छोड़ रहा हूँ या यावरी में ये पानी जो ढूंढे अपना रास्ता, जाएगी वहाँ भी जहाँ नहीं हो उसका वास्ता। कुदरत ने भी जल को बनाया है निहत्ता, अलबत्ता समा जाएगी ये उन गड्ढों पर, छाएगी बन तालाब इस पूरी धरती पर। मगर दिन का चर्या ना एक पल में ना एक रात में तुम समझ पाओगे, चाहे हो स्कूटर या गाड़ी या खच्चर, डगमगा कर इन राहों से गिर जाओगे। हालात बदतर तो नहीं पर बद है इसमें बेइंतहा, मंजिल काफ़ी दूर तो नहीं पर जाना पड़ता है हमें हर दफ़ा। ना चाह कर भी आंखें मेरी इन बदनसीब सड़कों से टकरा जाती है, लागे चुप्पी छिपाती 100 गुहार हो, और हर बार ऐसा बहाना बना लेता हूँ मानो कि ना मुझे कभी याद इन सड़कों की आती है। तो ये कविता थी, शायद से थोड़ी वियर्ड होगी, थोड़ी छोटी थी, ये वीडियो भी थोड़ी छोटी होगी। जैसे मैंने कहा इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, बट आई डोंट नो, अगर आप सोचो तो इससे मैंने कुछ बातें हैं जो कहने की कोशिश की है। एंड आई होप दैट यू डू अंडरस्टैंड एंड यू डू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस कविता के ज़रिए। तो अभी इतनी बात होगी, चलता हूँ मैं, आपसे फिर मिलूँगा। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि आई होप कि आपकी जो दिवाली की सेलिब्रेशंस गई हो वो बड़ी अच्छी तरीके से गई हो।
आज जैसे कि हम जानते हैं कि आज ख़त्म ही होने वाली है सेलिब्रेशंस। आज भाई दूज है। दिवाली की जो पेंटोलॉजी जो होती है उसका आज कंक्लूडिंग डे है। सो आई होप दैट यू ऑल हैड अ वंडरफुल दिवाली एंड दैट यू ऑल एंजॉयड योरसेल्फ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि दिवाली निपटने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एक नई कविता है मेरे पास, मैं उसको आपसे साझा करूंगा। तो आज मैं वही करने जा रहा हूँ। और उसकी वजह ये थी कि मैं चाहता तो वैसे दिवाली के वक्त भी आपको ये बता सकता था, बट मैं इंतज़ार कर रहा था दिवाली के ख़त्म होने का या एंडिंग स्टेज पे आने का, क्योंकि इस कविता के पीछे की जो इंस्पिरेशन है वो मुझे मिली थी पिछले साल दिवाली के बाद, इन 2018 आफ्टर द नवंबर। आई थिंक पिछले साल नवंबर में आई थी दिवाली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद मिली थी मुझे। एंड इसकी इंस्पिरेशन ऐसी थी कि जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग दिवाली के वक्त अपने घर के द्वार के बाहर लक्ष्मी चरण लगाते हैं। छोटे छोटे लक्ष्मी के कदम अलग अलग तरीके से वैसे लोग लगाते हैं उसे। कुछ लोग एक बड़ा गोल सा एक स्टिकर लगाते हैं लक्ष्मी चरण का। कुछ लोग लक्ष्मी के छोटे छोटे लाल रंग के वो लाते हैं चरण और उसको लगाते हैं अपने घर के दरवाजे के बाहर। कुछ लोग ड्रॉ भी करते हैं उस चीज़ को, बहुत सारे लोग नहीं, बट रेयरली यू विल सी पीपल ड्राइंग लक्ष्मी चरण। तो ऐसे सब कुछ होता है। तो हालांकि इस साल तो हमने वो बड़ा गोल वाला स्टिकर लगाया है। पिछले साल हमने क्या किया था, हमने वो छोटे छोटे लक्ष्मी के कदम लगाए थे, लाल रंग के स्टिकर्स बेसिकली। और देखिए स्टिकर्स के भीतर तो गोंद होता है। तो दिवाली ख़त्म होने के बाद उसका जो नीचे का वो ग्लू था वो सूख गया और वो ऐसी निकलने को हो रहा था। वो निकल गया तो मेरी माँ सफाई करते वक्त मेरी माँ ने सोचा कि उसको तुलसी का जो हमारे पास एक पौधा है, जो कि बड़ी आम बात होती है इंडिया में, घरों के लिए तुलसी का एक गमला रखने की प्रथा होती है हमारे यहाँ। तो मेरी माँ ने वो लक्ष्मी के कदम लिए, वो चरण लिए कागज़ के, और उसको तुलसी के टहनियों के बीच में रख दिया। मैंने मेरी माँ से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, वाई हैव यू डन दिस। तो मेरी माँ ने कहा क्योंकि मेरे ख्याल से इन चरणों के लिए इससे बढ़िया कोई जगह मिलेगी नहीं। आई थिंक कि तुलसी के पौधों में उसको लगाओ तो बिल्कुल सही लगता है, वो सही जगह है उनके लिए। तो वो पता नहीं क्यों बात वो सुन के मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट हमारे यहाँ हम तुलसी के पेड़ के पास एक शालिग्राम भी रखते हैं। हमारे पास 2-3 अलग अलग तरीके के पेड़ हैं। तो तुलसी के पेड़ में शालिग्राम, बेलपत्री का पेड़ है उसके नीचे शिवलिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो तुलसी के पेड़ के नीचे शालिग्राम रखा था और उसी के बगल में बेलपत्री का वो पौधा था, उसके नीचे हमने शिवलिंग रखा था। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को तुलसी विवाह का जो लोर है, जो उसकी कथा है, वो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि उसका इससे लेना देना है। तो जो मेरी कविता है वो तुलसी विवाह के उस कॉन्टेक्स्ट को जोड़ रही है मेरे इस वाक्य के साथ। तो मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देना चाहिए तुलसी विवाह के बारे में भी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल जिन लोगों को नहीं पता है, तुलसी को हम वृंदा या बृंदा भी कहते हैं। और एक बार क्या हुआ कि वृंदा की शादी एक असुर के साथ हुई थी, जालंधर नाम का एक असुर था। और क्योंकि तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत शुद्ध माना जाता है, वी रिस्पेक्ट हर चेस्टिटी, तो उसकी वजह से उसके असुर पति को काफ़ी सारी एक शक्तियाँ मिल गई। ही लिटरली बिकेम जस्ट इनविंसिबल टू एनी काइंड ऑफ हार्म। और एक बार भगवान शिव से जालंधर की लड़ाई हुई, जिसमें भगवान शिव भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे थे, जालंधर का नहीं कुछ हानि पहुंचा पा रहे थे। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। सो भगवान विष्णु, हु Brinda used to worship, by the way, he kind of destroyed her chastity.
उनकी पवित्रता पर भगवान विष्णु ने खलल डाला। जैसे ही वृंदा को ये पता चला, शी वॉज़ वेरी एंग्री एट लॉर्ड विष्णु, और उन्होंने एक श्राप दिया भगवान विष्णु को कि आज से आप शालिग्राम बन जाएंगे और आप अपनी पत्नी यानी कि लक्ष्मी माँ से नहीं मिल पाएंगे। ये एक उन पे वो लगा था। जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे हम लोगों का ये मानना है कि यही वजह थी कि जिसकी वजह से भगवान राम और सीता माँ भी एक दूसरे के साथ उनका मिलन नहीं हो पाया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वी बिलीव दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट। तो इस वजह से एनीवे वो शालिग्राम बन गए। तो खैर जब माँ ने वो रखा, वो जो लक्ष्मी के चरण थे वो तुलसी की टहनियों पे रखे, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो एक सिनेरियो था कि तुलसी का पेड़ है, ऊपर वो लक्ष्मी के चरण और नीचे भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में बैठे हुए, और बगल में बगल में बेलपत्री में शिवलिंग। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो दिखने में बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो लगा था। एंड बिकॉज ऑफ कोर्स हमने कहानी सुनी है बचपन से, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक कविता सुनाऊं और एक लिखूं। तो वही कविता आज मैं आपको सुनाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आपको ये कविता अच्छी लगेगी। इस कविता का शीर्षक है तुलसी की शरण में लक्ष्मी के चरण। तुलसी की शरण में लक्ष्मी के चरण, वहीं शालिग्राम आज तन्हा बैठा था। दीपावली को बीते सप्ताह हो चुकी थी, सो रौनक का दीप अब धूप में बदल चुका था। तुलसी के चरण कोमल कागज की तरह पत्तों और टहनियों के बीच झूले थे। स्नान हुआ संग गंगा जल के, देखा तो पत्थर मुरझाया हुआ था। शालिग्राम देखे शिवलिंग की ओर, शिवलिंग देखे सूर्य की ओर, सूर्य देखे ब्रह्मांड की ओर, और ब्रह्मा देखे उन सब की ओर। लक्ष्मी के अंश से लाल हो उठी वो तुलसी, जिस पे कभी किसी ने फूल ना चढ़ाया। मंथन परिश्रम की क्या आवश्यकता, अमृत तो तुलसी के पत्तों में बसाया। गए नरेश पश्चाताप करके, और हुआ था कुछ का सर्वनाश। समय के चक्र का संहार करके, इतिहास के सहारे अब पुराण हंसता था। तो ये कविता थी, और जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से वो रेफरेंस करने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और आपको आनंदमय लगी होगी मेरी ये कविता। तो बस अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दरअसल क्या हुआ था कि मैं ये वीडियो पिछली 4 बार से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इससे पहले मैंने 4 पिछले अटैम्प्ट किए, और हर अटैम्प्ट के बाद बिजली चली जाती थी, तो मुझे उससे बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो थैंकफुली अभी के लिए बिजली है, तो ये वीडियो बन गई। एंड आई होप दैट यू एन्जॉयड इट। मैं आज्ञा लेता हूँ आपसे। नमस्कार। अब मैं खुद को खुद में विलुप्त पाने लगा हूँ, विलुप्त अपने लोगों से, विलुप्त अपने सपनों से। अपनी ही खबरों को मैं पढ़ूं तो अपने ही वजूद को मैं विलुप्त पाने लगा हूँ। जो साथ थे उनके परिवेश से, जो शौकीन थे उस परिपाटी से, जिन चीज़ों में खुशियाँ होती थी मेरी, उन चीज़ों से विलुप्त होने लगा हूँ। चिमनी की नली समान समय में हौसले की रोशनी को विलुप्त पाने लगा हूँ। जिस राशन की दौड़ ने दूरियां बना रख दी, उसके पकवान की खुशबू को विलुप्त पाने लगा हूँ। जिन वादी का आदि सबसे दूर ले चला था, उनकी ताजगी से अब विलुप्त होने लगा हूँ। एक दिन तो ऐसा आएगा जब इतने विलुप्त नहीं होंगे हम, जब खुलेंगी ये बंदिशें और टूटेगा सन्नाटा। जब निकलेंगे हम घर से बाहर, तो बस एक बार ये पूछ लेना, क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी का घाटा भी विलुप्त लगने लगेगा।
तो जी हाँ, मैंने सोचा कि मैं ये भी वीडियो बना लेता हूँ बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम पे ढूँढ रहा था बट मुझे ये क्लिप मिल नहीं पा रही थी। एंड दिस इज़ अबाउट दिस पोएट्री। इसके पीछे भी एक कहानी है मेरी, तो मैं आपको कहानी बताता हूँ कि ये बात दरअसल बचपन की है, जब मैं अराउंड 10-11 साल का होऊंगा। उस वक्त मैं हरिद्वार गया था। हम अपने किसी मेहमान के घर कुछ दिन रुकने के लिए गए थे और वहाँ पे एक लड़की थी जो मुझसे बड़ी थी। आई थिंक वो 12-13 साल की शायद से होगी। एंड वो लड़की मतलब इतनी शरारती थी, एकदम इतनी ऐसी शैतानियाँ करती थी और मतलब किसी की आई थिंक वो बात भी नहीं मानती थी। एंड आई आई यूज़ टू गेट वेरी इंटिमिडेटेड बाय हर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वीडियो में बात भी की थी कि एक बार क्या हुआ था कि वो छत पे चढ़ गई थी और छत के दीवार के ऊपर चढ़ के वो अजीबोगरीब सी कुछ कलाबाजियाँ वगैरह सी कर रही थी। ऑफ कोर्स उसका एक कोई पड़ोसी था, उसने हमें देख लिया और उसको तो डांटा ही, उसकी वजह से मुझे भी डांट खानी को पड़ी। तो ऐसी बात थी। सो दरअसल इस कहानी, इस कविता का जो संदर्भ है वो इस बात से शुरू होता है कि उसके घर में कुछ छोटे 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 प्लास्टिक के बने हुए जानवर थे। बेसिकली प्लास्टिक का एक पूरा चिड़ियाघर था जो उसके कमरे में रहता था, उसकी कमरे की खिड़की के पास और समथिंग। आई डोंट नो, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट तो वो जानवर रहते थे। और एक दिन पता नहीं उसको क्या खुराफात सूझी कि उसने चुपके से अपने पापा के जो शेविंग किट था उसमें से एक ब्लेड, जो रेज़र वाला ब्लेड होता है, वो चुरा लिया। और फिर वो पता नहीं क्यों जो प्लास्टिक के जानवर थे उनको उसने काटना शुरू कर दिया। किसी की पूंछ काट रही थी, किसी के पैर काट रही थी, किसी के हाथ काट रही थी, किसी के सर काट रही थी, भगवान जाने क्यों, बट ऐसा करना उसने शुरू कर दिया। और वो काटते काटते गलती से उसकी उंगली उससे कट गई। और आपको पता है कि रेज़र ब्लेड कितने शार्प होते हैं। उसकी उंगली कटी और उसे दर्द हुआ तो ऐसे करके उसने हाथ किया तो हाथ से जो खून था, खून के छींटे उसकी दीवार पे ऐसे एकदम से फैल गए। हालांकि बहुत ज़्यादा कटा नहीं था, लेकिन जब उसने प्रेशर से ऐसे अपना हाथ ऊपर किया तो खून के छींटे फैल गए। मैं भी डर गया और मैं अपनी मम्मी को बताने के लिए भाग ही रहा था कि तभी अचानक से वो जो ब्लेड था, वो ब्लेड उसने मेरे सामने ऐसे ला के रख दिया और उसने कहा, ख़बरदार तूने अपनी मम्मी को बताया तो। एंड आई गॉट रियली रियली स्केयर्ड। ऑब्वियसली कोई आपके सामने ऐसे ब्लेड ला के लाए, स्पेशली तब जब उसने अपनी पूरी दीवार पे को खून से लथपथ कर दिया था। देन बट इवेंचुअली ऑफ कोर्स थोड़ी देर में ही उसके घर वालों को पता चला। उसकी पिटाई हुई, फिर उसकी मरहम पट्टी हुई एंड या ऑल दैट। सो ये कविता बेसिकली उसी के बारे में है और इसका नाम है सूखे दाग लहू के। तो सूखे दाग लहू के दीवार की बाहों में बसते थे, आंसू भगोड़ा गाल पर भागे, विष खौफ का डसे थे। कटे खिलौने एक तरफ, कुंद था ब्लेड दूजी ओर, सनी सी उंगली सुन्न पड़ी और मंद दिमाग खाली चकोर। खिलवाड़ खिलौने नहीं पर करती अपनी नियति, गुस्ताखी जो गले पड़ी, फबती खुदा की नज़रें कसती। अरे गलती से ही गलती होती, बलि का बावला कोई नहीं, सुबकते हिम्मत की गुहार, माफ़ी आपा से ज़्यादा सही। अब मैं सोचूं कि जहाँ पे मैंने आपको सूखे दाग लहू के बारे में बता ही दिया, वहाँ पे मैं दो और कविताओं के बारे में बात करूँगा जिसके बारे में मैंने पहले कभी वीडियो नहीं बनाई थी, बट पीपल डू लाइक इट एंड आई थिंक यू विल ऑल्सो लाइक इट। सो इन दो कविताओं का नाम है जूते और सांसें। तो सबसे पहले हम जूते कविता के बारे में बात करेंगे। ज़ोरावर सी नोक इन इस्पाती जूतों की, जो पाँव मैं बढ़ाऊं तो जान निकाल ले जाएं। कुछ जान बचा भी लूं पाँव आगे बढ़ाने को, तो किसी बदले की भाव से धरती जूता निगलती जाए। क्यों गवाऊं मैं जान किसी बेमुरव्वत के लिए, जब ईमानदार ही ठग गए लुटेरों की भेस में। पलायन करे हर सपना बावली सरहदों की आड़ में, लुप्त होते इन राह में मैं शान छुपाऊं इस देश में।
हताश था आकाश और आकाश था मेरा आईना, हब उमस लगे जैसे ताने और हवा था मेरा सायना। खुद पे करके भरोसा, ढीले करके अपने तस्मा, बड़बड़ाते उसका नाम, चला बदलते मुलायम मिट्टी के निशान। सांसें चलती है, मस्तिष्क खिंचता है, सपनों की सूरत तो नहीं मगर उनका जिस्म बिकता है। जाड़े की रात में गुम होता कोहरा और उसमें भी बुलबुल रोता है। ऊंचे मकानों की खुली छत पर कोई बेघर बावला सोता है। खाली पेट पर चुस्की लेकर सीना दूध सा उबलता है। सूखे लबों के पास आने पर हलक आँच सा सुलगता है। रियाजत से बनी ताकत का संयम चूर होता है। कड़वी कठोर बोली से श्रोता दूर होता है। घुसते हो हमारे बिस्तर में तब नरमाहट भी खिसकता है। जब कंधा सिर संभालता तब खर्राटा भी सिसकता है। नया फिर गुनगुनाएगा, गया हुआ खो जाता है। जो कल नहीं बच पाएगा वो आज ही रो जाता है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं कोशिश करूँगा इस चैनल पे और भी वीडियोस बनाने के लिए, बट फॉर नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल। टेक केयर।